हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गणित गुरु में। और मैं अभिषेक सिंह आज फिर से कंटिन्यू करूंगा सर्किल चैप्टर को। सर्किल चैप्टर में पिछली बार हम लोगों ने थ्योरम 10.7 तक कर लिया था, ठीक ना। आज उसी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन पिछले क्लास में हम लोग कुछ मिस कर गए थे, जैसे कि आर्क को हम डिफाइन नहीं किए थे। पहले हम आर्क को डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो भी थ्योरम है वो आर्क बेस्ड ही है और आर्क को डिफाइन करना हम मिस कर गए थे। आर्क एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम लोग कोई सर्कल ले लें, कोई भी एक सर्कल ले लें, उसका सेंटर O हो गया, अगर सरकमफरेंस का एक छोटा सा कोई भी पार्ट आर्क कहलाएगा, ठीक ना। जैसे अगर एक पॉइंट हम A ले लिए और दूसरा पॉइंट B ले लिए तो AB एक आर्क हो गया, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। AB क्या हो गया, एक आर्क हो गया। अब ये AB जो है सरकमफरेंस को दो पार्ट में बांट दिया, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, बड़ा वाला, ठीक ना। तो जो छोटा पार्ट है इसको हम लोग करेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला है इसको कहेंगे मेजर आर्क। इसको क्या कहेंगे, मेजर आर्क। तो कोई भी दो पॉइंट जब सरकमफरेंस पर हम लोग देते हैं तो वो सरकमफरेंस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट छोटा हो सकता है, एक पार्ट बड़ा हो सकता है। जो छोटा पार्ट होगा उसको हम लोग माइनर आर्क कहेंगे, जो बड़ा पार्ट होगा उसको हम लोग मेजर आर्क कहेंगे। अगर ये दो पॉइंट इस तरह से हो, डायमीटर पर हो, ठीक ना, डायमीटर पर हो, तो ये दो इक्वल आर्क में इसको डिवाइड किया। अगर इस पॉइंट को हम A' और B' कह दें तो A' B' जो है इस सर्कल को दो इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं सेमी सर्किल आर्क। सेमी सर्किल आर्क, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्किल आर्क। तो बेसिकली आर्क अब तीन तरह का हो गया। एक हो गया माइनर आर्क, दूसरा हो गया मेजर आर्क और तीसरा हो गया सेमी सर्किल आर्क, जो कि ये हाफ पोर्शन इधर से लें या इधर से लें। आर्क में बस यही था। आर्क के बाद अब आते हैं थ्योरम में। एक्चुअली थ्योरम है क्या, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। थ्योरम तो हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन थ्योरम है क्या हम लोगों को ये समझना ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे मैथ में हम लोगों का फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला का क्या यूज है। कोई भी फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, मैथ के क्वेश्चंस में कुछ इनपुट हम लोग को दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, तो उसमें से हम लोग को जो नेसेसरी चीज़ है, जो हम लोग का इसेंशियल चीज़ है, वो हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया जाता है। जैसे कोई एक साइड दे दिया, उसके बाद ट्रायंगल का हाइट दे दिया, और हम लोग क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके उसका एरिया निकाल दिए। तो ये जो बेस और हाइट हम लोगों को दिया गया है, ये हम लोग को इनपुट दिया गया है। वो फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो है वो हम लोगों का एक एसेट है, जिसमें कि हम लोग इनपुट देते हैं किसका, बेस का और हाइट का, और जो रिजल्ट मिलता है वो हम लोगों का आंसर होता है। उसी तरह थ्योरम जो है ना, एक तरह से फैक्चुअल फार्मूला है। इसमें एक चीज हम लोग को दिया हुआ होता है और दूसरा चीज हम लोग को प्रूफ करना होता है। और इस थ्योरम को या किसी भी थ्योरम को हम लोग एज ए फॉर्मूला कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। कहीं भी अगर क्वेश्चंस में हम लोगों को मिलता है इस तरह का कुछ, कि जहाँ पे हम लोग को उस थ्योरम का यूज दिख रहा है, तो हम लोग उस थ्योरम का रेफरेंस दे करके हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस। कैसे भाई, तो उस थ्योरम में ऐसा था इसलिए ऐसा यहाँ पे होगा। तो हम लोग एक फैक्चुअल फॉर्मूला के रूप में थ्योरम को देखेंगे, जिसमें एक पार्ट दिया। जैसे कि मान लीजिए कि एक थ्योरम हम लोग लास्ट क्लास में किए थे कि अगर किसी सर्कल में दो कोड इक्वल लेंथ का है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल ही सबटेंड करेगा या बनाएगा। तो इसमें एक पार्ट हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि दो कोड इक्वल लेंथ का है, और हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि वो दोनों कोड सेंटर पे इक्वल एंगल ही सबटेंड करेगा या बनाएगा। तो दोनों चीज में हम लोग का यही कॉमन है, फॉर्मूला हो या थ्योरम,
हम लोग दोनों को एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। फॉर्मूला में इनपुट देके आंसर निकालते हैं और थ्योरम को रेफरेंस दे करके हम लोग कोई फैक्ट लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा होगा क्योंकि हम लोग को थ्योरम में ऐसा दिया गया था। ठीक है, तो अब आप लोग थ्योरम समझ गए होंगे कि थ्योरम है क्या। थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। हर जगह हम लोगों को थ्योरम का यूज पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए थ्योरम को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी हम लोग को जरूरत पड़ेगा और हम लोग को थ्योरम नहीं दिमाग में रहेगा ना, तो हम लोग उसका रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, और रेफरेंस नहीं देंगे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से रह जाएंगे। इसलिए थ्योरम को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और हर थ्योरम को एकदम एकदम रट जाइए, याद कर जाइए। जब तक उसको याद नहीं रखिएगा, ये रट नहीं जाइएगा, तब तक आप उसको सही जगह पे यूज नहीं कर पाइएगा। आपके दिमाग में ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस सिचुएशन में हम लोग इस थ्योरम को यूज करना है। जैसा सिचुएशन मिलेगा वैसा थ्योरम उठा करके वहाँ पुट कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं थ्योरम 10.8 पे। थ्योरम 10.8 क्या कहता है कि किसी सर्कल में थ्योरम 10.8 कहता है कि किसी सर्कल में अगर कोई आर्क है तो वो आर्क सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा उसी साइड में सर्कल के सरकमफरेंस पे उसका आधा एंगल को सबटेंड करेगा। या दूसरे शब्द में कहें अगर हम इसको, कि कोई भी आर्क जितना एंगल वो सरकमफरेंस पर सबटेंड करेगा उसका डबल एंगल वो सेंटर पे सबटेंड करेगा या बनाएगा। देख लेते हैं इसको, एक पिक्चर में देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हम लोगों को ये एक सर्किल दिया हुआ है। ठीक है, ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर को मान लीजिए हम नाम दे दिए O। ठीक है, इस पर एक आर्क ले लिए AB। तो क्वेश्चन के हिसाब से या थ्योरम के हिसाब से AB आर्क जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा, मान लीजिए कि ये एंगल सबटेंड किया, इसका आधा एंगल या इसका हाफ एंगल कहीं भी सरकमफ्रेंस पे ये सबटेंड करेगा। ठीक है, उसी साइड में, इस साइड में नहीं। यहां पे अगर हम लोग करेंगे तो नहीं, जिस साइड में हम लोग जैसे मेजर पार्ट लिए हैं तो मेजर पार्ट में ही वो कहीं ना कहीं आधा एंगल सबटेंड करेगा। तो हम लोग का थ्योरम यही कहता है, मतलब दिस एंगल ए, इस पॉइंट को अगर हम P कह दें तो थ्योरम के हिसाब से एंगल AOB इज इक्वल टू होना चाहिए ट्वाइस ऑफ एंगल APB। थ्योरम हम लोगों का यही कह रहा है। समझ गए थ्योरम क्या कह रहा है कि कोई भी आर्क सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा सर्कल के उसी साइड में या मेजर पार्ट में वो सरकमफरेंस पे भी उतना ही उसका आधा एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है। इसको आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है कि हम लोग आर्क कितने तरह का पढ़े, 3 तरह का। तो ये थ्योरम तीनों तरह के आर्क पे होना चाहिए, किसी सिर्फ माइनर आर्क पे हम लोग नहीं करेंगे, मेजर आर्क पे भी ऐसा होना चाहिए, सेमी सर्कुलर आर्क पे भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हम लोग तीनों केस का अलग अलग एक पिक्चर बनाएंगे और उसके बाद इस चीज को समझेंगे। ये जैसे कि एक पिक्चर हो गया, अब दूसरा पिक्चर हम लोग देखते हैं, या फिर तीनों पिक्चर एक साथ हम लोग बनाते हैं। ये एक सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये AB एक आर्क हो गया जो सेंटर पर एक एंगल बना रहा है और सरकमफ्रेंस पर एक एंगल बना रहा है। तो इसमें इसका नाम हम देते हैं O और इसका नाम देते हैं P। तो ऐसा ही पिक्चर एक दूसरा बनाएंगे हम लोग।
इसमें ए और बी एक आर्क ले लिए, ये मेजर आर्क है, तो ये मेजर आर्क कितना एंगल बना रहा है सर्कल पे, ये एंगल, सेंटर पे ये एंगल बनाया, और ये इधर में ये एंगल बनाया। तो ये इस एंगल का ये एंगल, मतलब इसका हम नाम अगर O देते हैं और इसका नाम P देते हैं, तो इसमें भी वही होगा, एंगल AOB शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल APB, ठीक है। और तीसरा हम लोग लेते हैं एक सेमी सर्कुलर, ठीक है। ये एंगल जो है इस एंगल का डबल होगा। यहां पे ये हो गया सेंटर O, ये पॉइंट हो गया P और आर्क हो गया AB। तीनों सर्कल में हम लोग तीनों केस देख लिए, एक है माइनर आर्क, एक है मेजर आर्क और एक है आपका सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो इन तीनों आर्क में सेम केस है। अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। इस तीनों पिक्चर में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या, P से O में एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। यहां भी P से O को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां भी P से O को एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तीनों पिक्चर में। अब इस लाइन के एंड को एक नाम दे देते हैं, कुछ भी, P है तो यहाँ पे Q दे देते हैं, यहाँ पे भी Q दे देते हैं और यहाँ पे भी Q दे देते हैं। तीनों पिक्चर में सेम नोमेनक्लेचर किए हैं हर पॉइंट का। अब आते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। हम लोग देख सकते हैं किसी भी पिक्चर में अगर आप देखिएगा, OP इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू R, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? किसी पिक्चर में देखिए OA, OP, OB, OA, OP और OB, OA, OP, OB और OP, ये तीनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो तीनों इक्वल होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इन ट्रायंगल OPB, OPB, आप लोग तीनों पिक्चर को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और जो जो हम नाम लेते जा रहे हैं उसको मिलाइएगा। ट्रायंगल OPB, OPB, OPB और OPB, तीनों में देखिए OP और OB लाइन इक्वल है ट्रायंगल का। OP और OB ये दोनों लाइन इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, OP और OB इक्वल है, यहाँ पे OP और OB इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है कि उसका जो साइड इक्वल होता है उससे बनने वाला दो एंगल भी इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे ये एंगल OBP और OPB ये दोनों एंगल इक्वल होगा, OPB ये एंगल और OBP ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और इसमें OPB ये एंगल और OBP ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OPB हम लोग, क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, OP, OB, OA सब बराबर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल OPB शुड बी इक्वल टू OBP, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया हम लोग का। एक पॉइंट और क्या है इसमें, एंगल QOB ये क्या है, जैसे किसी भी ट्रायंगल में अगर ये कोई ट्रायंगल है तो ये एंगल जो होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल जो इसको कहते हैं, ये सामने के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये हम लोग ट्रायंगल में थ्योरम ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी पिक्चर में देखिए एंगल QOB जो है,
क्यू ओ बी वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, या ये एंगल जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, या ये एंगल जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो एंगल क्यू ओ बी शुड बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ बी पी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पता है, OPB और OBP ये दोनों बराबर है, OPB और OBP दोनों बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल OPB प्लस एंगल OPB। कहां से, इससे। समझ में आ गया? तो एंगल QOB should be equal to twice of angle OPB। समझ में आ गया? मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। सेम चीज अप्लाई होगा इस साइड में भी, इस साइड में भी और इस साइड में भी। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AOQ should be equal to twice of angle APO। तीनों ट्रायंगल में आप देख लीजिए, APO का दोगुना होगा ये एंगल। क्यों? जैसे हम लोग पहले वाला प्रूफ किया वैसे ही ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक हम लोग का पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOQ प्लस एंगल OPB AOQ नहीं, सॉरी AOQ नहीं, APO एंगल AOB क्या हो जाएगा, AOB क्या हो जाएगा, इस AOQ सॉरी हाँ AOQ और BOQ तो अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOQ और प्लस एंगल BOQ किसी भी पिक्चर में देख लीजिए, AOQ और BOQ मिलके AOB बनेगा, AOQ और BOQ मिलके AOB बनेगा, AOQ और BOQ मिलके AOB बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब AOQ क्या है और BOQ क्या है? AOQ है ट्वाइस ऑफ एंगल APO प्लस BOQ क्या है, BOQ है ट्वाइस ऑफ एंगल OPB, ट्वाइस ऑफ एंगल OPB। तो ये क्या दिखाता है, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लेते हैं, एंगल APO प्लस एंगल OPB ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ APO और OPB। APO और OPB ये दोनों एंगल मिलकर के क्या बनेगा, APB, एंगल APB हो गया प्रूफ। समझ में आ गया? अब ब्रीफ में एक बार फिर से बता देते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए।
Since triangle OPB is an isosceles triangle, also triangle APO is an isosceles triangle. Therefore, this angle plus this angle should be equal to this angle, and this angle and this angle are equal. मतलब एंगल APO और OAP इक्वल होगा, OPB और OBP इक्वल होगा, और इन दोनों का सम ये होगा, इन दोनों का सम ये होगा। तो इन दोनों का सम निकालने के लिए हम लोग इसको जोड़ देंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर या प्रूफ कहिए, प्रूफ आ जाएगा। तो हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि कोई भी आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाता है, सरकमफरेंस पर उसका आधा एंगल बनाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज है जो हम लोगों को बुक में नहीं दिया गया, उसको एक बार समझ लेते हैं। जो हम लोग का तीसरा केस है, ये वाला, इस केस को एक बार ध्यान से हम लोग को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए इसमें? इसका यूज डायरेक्टली हम लोग कहीं भी कर सकते हैं आगे सम में। इसमें हम लोग को यह देखना है कि अगर सेमी सर्कल है तो उस केस में क्या होगा, सेमी सर्कल के केस में क्या होगा। चलिए फिर से बना ही देते हैं। ये एक सेमी सर्कल है, एक ये। हम लोग क्या बोले कि सेमी सर्कल में या किसी भी आर्क में आर्क जितना एंगल सेंटर पे बनाता है, ठीक है, उसका आधा एंगल सरकमफरेंस पे बनाता है। तो ये सेमी सर्कल में ये क्या हो गया? डायामीटर। ये क्या हो गया? डायामीटर, ठीक है। या इसको हम ए भी एक नाम दे देते हैं। ये भी क्या है? डायमीटर है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ना। अभी इसका आधा सरकमफरेंस पर बनेगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो इस फैक्ट को हम लोग को डायरेक्टली दिमाग में सेट कर लेना है कि कोई भी डायमीटर सर्कल पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। चाहे डायमीटर कैसे भी हो, अगर इस तरह का एक सर्कल है और डायमीटर इस तरह रख लिए हैं, तो ये कहीं भी बनाएगा ना, तो आप देख लीजिएगा ये 90 डिग्री ही होगा। जब भी होगा ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये आर्क सेंटर पर कितना बना रहा है? 180 डिग्री। तो इसका आधा बनाएगा सरकमफरेंस पे। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम 10.9। थ्योरम 10.9 क्या कह रहा है? थ्योरम 10.9 कह रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। मतलब समझ गए? जैसे कि ये एक सर्कल हो गया, मान लीजिए इसका सेंटर हो गया वो, ठीक है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एक कोड बना लें, ठीक है, ए बी एक कोड बना लें, तो इस सेगमेंट में वो कहीं भी बनाएगा एंगल, तो ये एंगल हो या ये एंगल हो या ये एंगल हो, ये सारा क्या होगा? इसको 1 2 3 एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, कितना भी एंगल बना लीजिए, सारा एंगल सेम होगा, ठीक है। थ्योरम 10.9 यही कह रहा है। अब ये कैसे होगा? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि कोई भी सेगमेंट, कोई भी आर्क हो, सेंटर पर जितना, जैसे ए बी को हम लोग अगर इस कोड को हटा दें, ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा? एक आर्क हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको। अगर हम लोग कोड को हटा दें तो ए बी क्या हो जाएगा? एक आर्क हो जाएगा। ये आर्क सेंटर पर जितना
एंगल फॉर्म करेगा, या मान लीजिए कि इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो एंगल पर जितना एंगल सबटेंड करेगा, मतलब सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा उसका आधा उसी साइड के सरकमफरेंस पर करेगा। मतलब कि 1 जो होगा इसका आधा होगा, 2 भी इसका आधा होगा, 3 भी इसका आधा होगा। थीटा तो फिक्स है ना, जब थीटा मेरा फिक्स है, थीटा का वैल्यू मेरा चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका आधा का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। मतलब 1 भी थीटा बाई 2 होगा, 2 भी थीटा बाई 2 होगा और 3 भी थीटा बाई 2 होगा। समझ में आ गया? तो थ्योरम 10.9 यही कह रहा है कि कोई भी सेगमेंट सर्कल के एक ही साइड पे इक्वल एंगल हमेशा सबटेंड करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि वो सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा उसका हाफ ही कहीं करेगा, और कहीं भी बनाएंगे तो वो उसका हाफ ही होगा। तो एक एंगल जब मेरा फिक्स है तो बाकी हाफ भी उसका फिक्स होगा। समझ में आ गया? तो 10.9 थ्योरम इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि सर्कल में कोई भी सेगमेंट सर्कल के एक ही साइड में इक्वल एंगल सबटेंड करता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम 10.10, if a line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on the circle। ठीक है, इसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं। कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, तो इसमें 2 पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया बी। ये कहीं भी 2 एंगल बना रहा है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे पी पॉइंट पर एक एंगल बनाया और फिर एक एंगल यहाँ बनाया, ये क्यू पॉइंट पे। अगर एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू है तो ए, पी, क्यू और बी ये सब एक ही सर्कल पर लाई करेगा। समझ में आ गया? ये सब क्या होगा? एक ही सर्कल पर लाई करेगा। यही थ्योरम हम लोगों को कह रहा है। थ्योरम क्या कह रहा है कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर किसी 2 पॉइंट पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, कोई भी लाइन सेगमेंट, फिर से इसको बनाते हैं, पहले इस बार सर्कल बना लेते हैं। सर्कल तो गोल बनता ही नहीं है बिना कंपास के। इस बार शायद कुछ बना हो, लेकिन ये भी अंडाकार हो गया। चलिए, करीब करीब बन गया। कोई भी लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हम ले लिए ए और बी, ठीक है ना, किसी भी 2 पॉइंट पे, मान लीजिए कि एक पॉइंट ये ले लिए हम सी और एक पॉइंट ये ले लिए डी। एक पॉइंट सी लिए, एक पॉइंट डी लिए। अभी सर्कल को हम लोग को भूल जाना है, सर्कल को गायब करके, ठीक ना, सर्कल को गायब कर दीजिए। मन में इमेजिन कीजिए कि यहाँ सर्कल नहीं है, सिर्फ ये 4 लाइन आड़ा तिरछा खींचा हुआ है। तो अब हम लोग को देखना सिर्फ इतना है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जो सी पॉइंट पर एक एंगल सबटेंड किया है और डी पॉइंट पर एक एंगल सबटेंड किया है। सी और डी पॉइंट पर एक एक एंगल सबटेंड किया है। कौन? ए बी लाइन सेगमेंट। अगर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी है, ठीक ना, तो पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट बी, ये चारों पॉइंट एक सर्कल पर लाई करेगा। यही थ्योरम कह रहा है। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट थ्योरम एक पढ़े क्या, कि कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल के एक ही साइड में हर जगह इक्वल एंगल सबटेंड करता है। तो वहां पे हम लोग को बताया गया कि इक्वल एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, तो सर्कल पे करता है। अब हम लोग को ठीक उल्टा बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर एंगल इक्वल है
तो वो किस चीज पे लाई करेगा? सर्कल पे लाई करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी पॉइंट ई मान लेंगे, ठीक है, और एक इमेजिनरी पॉइंट हम लोग ई प्राइम मान लेंगे, ठीक है, और इसको बी से हम लोग मिला देंगे और इसको भी बी से मिला देंगे, और मान लेंगे कि ई जो है क्या है? सर्कल पे लाई कर रहा है। मान लेंगे कि ई जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है। तो ई अगर सर्कल पे लाई कर रहा है, सी सर्कल पे लाई कर रहा है, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, तो जस्ट इसके पहले थ्योरम हम लोग पढ़े कि कोई भी लाइन सेगमेंट या कोई भी आर्क सर्कल के एक ही साइड में इक्वल एंगल सबटेंड करता है। मतलब एंगल ए सी बी शुड बी इक्वल टू एंगल ए ई बी। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हम लोग मान चुके हैं कि ई जो है वो सर्कल पे है, और जब वो सर्कल पे रहेगा तो कोई भी लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, और हम लोग का एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये हम लोग का गिवन है। क्या है? ये हम लोग का गिवन है, ये दिया हुआ है और ये हम लोग मान लिए। तो दोनों चीज कब पॉसिबल है? ये एंगल और ये एंगल दोनों को किसी भी लाइन पे एक पॉइंट से हम लोग एंगल बनाते हैं दो जगह, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो, इसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है? इसके लिए एक ही कंडीशन है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पर आ जाए, या तो ये पॉइंट उठ के यहां आ जाए या ये पॉइंट उठ के यहां चला जाए। तो या तो ई चला जाए डी पे या डी चला आए ई पे। किसी भी केस में अगर डी को ई पे लाते हैं या ई को डी पे ले जाते हैं तो हम लोग मान चुके हैं क्या कि ई है वो सर्कल पे है। अगर ई सर्कल पे है तो दोनों जब तक एक दूसरे पे कॉन्साइक्लिक होने के लिए एक दूसरे पे क्या होना चाहिए? कोलाइड करना चाहिए, एक दूसरे पे आ जाना चाहिए। जब एक दूसरे पर जब वो आ जाएगा तो हम लोग को प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग मान लिए कि ई जो है सर्कल पे है और डी हम लोग का दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल पहले से बराबर है, ई सर्कल पे है इसलिए बराबर होगा। तो ई और ये एंगल दोनों तभी बराबर हो सकता है जब ई और डी दोनों क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर होगा, मतलब सर्कल के ऊपर होगा। तो ये थ्योरम यहीं पे खत्म होता है। मतलब हम लोग थ्योरम से आज क्या क्या सीखे? हम लोग तीन चीज सीखे। पहले थ्योरम से हम लोग क्या सीखे? पहला थ्योरम से हम लोग सीखे कि कोई भी आर्क जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा उसका हाफ उसके सरकमफेरेंस पे सबटेंड करेगा, पहला। दूसरा चीज क्या सीखे कि कोई भी लाइन सेगमेंट सर्किल के एक ही साइड पे सरकमफेरेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। और तीसरा हम लोग क्या सीखे कि अगर कोई लाइन सेगमेंट दो पॉइंट पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तो वो चारों पॉइंट, मतलब जो लाइन सेगमेंट का दोनों एंड और बाकी दो पॉइंट जहां पे एंगल बन रहा है, ये चारों पॉइंट क्या होगा? एक कॉन्साइक्लिक होगा। कहने का मतलब एक सर्कल पे ही आएगा। ठीक है, इतना सब कुछ आज हम लोग इस क्लास में कर लिए। इसके बाद हम लोगों को आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक ना। तो कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स किसी सर्किल पे लाई करे उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? हम क्या स्टेटमेंट हम बोले? कोई भी, जैसे कि पहले ही हम एक सर्कल बना लिए, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल हम बनाए ए बी सी और डी, ये चार वर्टेक्स हो गया इसका ए बी सी डी। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का, जैसे ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों वर्टेक्स किसी सर्कल पे लाई करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कॉन्साइक्लिक नहीं, जनरल यूज में उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन आप लोग समझ गए। अब जो आगे का थ्योरम है हम लोगों का वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे ही है, उसमें कुछ खास प्रूफ नहीं है, बस उसको समझ लेना है अच्छे से।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको कि थ्योरम के रूप में लिख दिया गया है। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट जो एंगल होता है दो वर्टेक्स का, जैसे कि वर्टेक्स ए और वर्टेक्स वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी जो एंगल बना रहा है, मतलब एंगल BAD और एंगल BCD, ये दोनों एंगल का सम जो होगा ना 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब एंगल A प्लस एंगल C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पहला। और सेम चीज इन दोनों वर्टेक्स के साथ भी होगा, B और D के साथ भी। मतलब एंगल B प्लस एंगल D शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी है जिसको कि थ्योरम के रूप में हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इसका हर जगह हम लोग को यूज मिलेगा, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम लोगों को इसका यूज करना ही करना है। तो हम लोग इससे दो चीज कह सकते हैं। पहला चीज ये कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट वर्टेक्स का जो एंगल है वो मिलकर के या दोनों का जो सम है 180 डिग्री के बराबर है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। या फिर हम लोग इसको उल्टा करके भी कह सकते हैं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स का जो सम होगा, अपोजिट एंगल का जो सम होगा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो थ्योरम 10.9 और 10.10 जो भी था, इसके कितना था हम लोग का नंबर हमको याद नहीं है, 10.11 10.12 जो भी है इसके आगे का थ्योरम, ये यही दोनों थ्योरम है। बस इसको एक लाइन स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ है बुक में, उसको हम लोगों को दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे एक थ्योरम आता है, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। वही चीज है, अगर अपोजिट वर्टेक्स अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है तो वो क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और उसके बाद और एक थ्योरम, अब कोई थ्योरम नहीं है, उसके बाद हम लोगों का थ्योरम यहीं पे खत्म हो जाता है सर्किल का। तो इसमें हम लोग टोटल 10 या 11 थ्योरम पढ़े। सारा का मेन जो प्रॉपर्टी है वो हम लोगों को याद रखना है। कोड क्या करता है, आर्क क्या करता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये सारी चीज को, सारे थ्योरम को एक बार हम लोग एक साथ लिख करके उसको रिवाइज कर लेंगे। और जब सारा थ्योरम हम लोगों का क्लियर हो जाएगा तब हम लोग एग्जाम्पल और प्रॉब्लम बनाना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ हम लोग का सर्किल चैप्टर जो है आज खत्म हो जाता है। और इसमें आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा। अगर उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके आप लोग लिख सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो में पहले सॉल्व कर दिए। तो जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे है, पहले आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आज सर्कल हम लोग का समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो अगला टॉपिक जो भी होगा सिलेबस में उसको हम लोग शुरू करेंगे। और आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि हम और भी इसी तरह का आपको वीडियो बना करके, हर टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको हम भेजते रहें। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।